हेलो बच्चों, मैं जितेश मोगरा जेएमआर रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से आपके सामने जेई मेंस 2022 के जुलाई अटेम्प्ट के फर्स्ट डे के इवनिंग शिफ्ट का फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने स्टूडेंट से मेमोरी बेसिस के ऊपर कलेक्ट करे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन एग्जैक्टली जेई मेंस के क्वेश्चन के साथ मैच न करे, ठीक है, बट द थीम ऑफ द क्वेश्चन विल बी द सेम। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्लास 12th के अंदर सॉल्यूशंस जो चैप्टर है उसके ऊपर बेस्ड था। देखिए आपको क्या बोला हुआ है, यहां बोला हुआ है सेम मास ऑफ टू सॉल्यूट्स एक्स एंड वाई आर एडेड टू टू सैंपल्स ऑफ सेम अमाउंट ऑफ सेम सॉल्वेंट। देखिए सेम सॉल्वेंट लिया गया है, उसका अमाउंट भी सेम लिया गया है, उसमें सोल्यूट की सेम मात्रा मिलाई गई है दो अलग अलग सॉल्यूशंस के अंदर, लेकिन खास बात क्या है, दोनों सोल्यूट अलग अलग हैं। हमसे क्या बोला हुआ है, देखिए उन्होंने रेशो ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको बोला हुआ है, दैट इज 4:1, और हमसे ये पूछा हुआ है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट का रेशो क्या निकल कर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर मैं इसके सॉल्यूशन की आपसे बात करूं तो आपको दिख रहा होगा यहां पे, देखिए हमने सबसे पहले डेल्टा टीएफ का रेशो लिख दिया है। अब हमें पता है ये वाली बात की जो डेल्टा टीएफ होता है उसका बेसिकली जो फॉर्मूला रहता है दैट इज केएफ इनटू मोलैलिटी। अब देखिए दोनों केस में सॉल्वेंट सेम है, इसीलिए हम बोलेंगे केएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। ठीक है, इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ आनी चाहिए, मोलैलिटी के साथ आनी चाहिए। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है व्हाट इज दैट, ऊपर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिनोमिनेटर में आ जाता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो दोनों केस में क्या निकल कर आ जाएगा, सेम निकल कर आ जाएगा। व्हाई, बिकॉज वी हैव टेकन सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ऐसा है तो मुझे ये बताइए, इसका मतलब हम देख सकते हैं डेल्टा टीएफ जो है वो वास्तव में कैसा आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल कर आ रहा है। इसीलिए देखिए जो डेल्टा टीएफ का रेशो है वही मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का रेशो लिख दिया है। अब बताइए मोल जो होते हैं हमें पता है वो मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जो मोल का रेशो होगा मॉलिक्यूलर मास का रेशो उसका रेसिप्रोकल निकल कर आ जाएगा। मोलों का रेशो 4:1 है, तो मॉलिक्यूलर मास का रेशो आ जाना चाहिए 1:4। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग 1:4 वाला ऑप्शन सही आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से लिया हुआ है। देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, उन्होंने बात करी है एक हाइड्रोजन एटम के सैंपल में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, 5 से 1 तक का ट्रांजिशन कर रहे हैं। हमसे ये पूछा गया है इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी ऑब्जर्व होकर आएंगी। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, एक डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लाइंस के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जंप कर रहे हैं। आप देख लें इलेक्ट्रॉन 5 से जंप कर रहे हैं, कहां तक जंप कर रहे हैं, 1 तक जंप कर रहे हैं। ऐसे केस में हम देख सकते हैं डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंस के बराबर ले लिया है, दैट इज 4। अब देखिए अगर आपको एक सैंपल दिया हुआ होता है तो वी नो मैक्सिमम लाइंस आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। अगर इस फॉर्मूले से वैल्यू हम निकालें तो हमारे पास 10 लाइंस ऑब्टेन होकर आ जाएंगी। सो सिंपली 10 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। ठीक है, क्लास नोट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको इस टाइप का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा एक सैंपल से ऑब्टेन्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस के बारे में। इनफैक्ट फिजिक्स के अंदर भी मॉडर्न फिजिक्स वाले पोर्शन के अंदर इस टाइप की बातें करी जाती हैं, पर एक क्वेश्चन जो है ये केमिस्ट्री के पेपर के अंदर पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यह आसान सा सवाल था, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। पूछा क्या गया है आपसे, सम ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम इन दीज 3 मॉलिक्यूल्स। देखिए आपको ज़ेनॉन के 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा हुआ है सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर जो है उसका सम क्या निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं और स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि लोन पेयर की संख्या कितनी आ रही है। देखिए पहला मॉलिक्यूल है XeF6। आपको पता है इसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप होती है और हम देखते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा। देखिए ज़ेनॉन आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 तो शेयरिंग में इन्वॉल्व कर दिए, एक उसके ऊपर बचा रह जाएगा क्या, लोन पेयर। आप देख सकते हैं ये लोन पेयर वही लोन पेयर हमने शो किया हुआ है। अगर नेक्स्ट बात करें किसके बारे में, XeO2F2। XeO2F2 का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं। अगेन ज़ेनॉन ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लिए, एक उसके ऊपर क्या बच गया है, लोन पेयर बच गया है।
अगले कंपाउंड की अगर हम बात करें XeOF4, इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर बनकर आ जाता है। अगेन हम देख सकते हैं, देखिए जेनॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रखे हैं, 6। एक क्या बच गया है, लोन पेयर बच गया है। हमसे पूछा हुआ था सम ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम कितना आएगा। अब आप देख सकते हैं हर मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम जेनॉन है और वहां पे हम देख सकते हैं लोन पेयर एक 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 निकल कर आ रहे हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द सम, 1 + 1 + 1 = 3। 3 इज गोइंग टू बी द आंसर। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। ओके, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये केमिकल काइनेटिक्स से लिया हुआ था। उन्होंने क्या दिया हुआ है, देखिए आपको एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, पहले ए गैस एरो प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिर उसके लिए हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। देखिए ये जो प्रेशर है ये ए का प्रेशर है, आपसे बोला हुआ है LNP वर्सेस P0 का ग्राफ अगर टी के साथ प्लॉट किया जाए तो उन्होंने बोला एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनकर आ रहा है, हमें स्लोप की वैल्यू यहां पे दी हुई है और हमसे पूछा है कि इस रिएक्शन में हाफ लाइफ क्या निकल कर आएगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो अपने को यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहां जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो क्या होगा। ठीक है, वैसे आपको ये वाली बात पता होगी कि P0 जनरली हम क्या मान के चलते, इनिशियल प्रेशर मान के चलते। इनिशियल प्रेशर इज गोइंग टू बी कितना, P0 के बराबर। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं क्या, जनरल टाइम T पे जो प्रेशर आता है दैट इज गोइंग टू बी कितना, यहां इन्होंने उसको P से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब देखिए LNP/P0 वर्सेस T का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जब आता है तो ये आप जानते हैं कि इससे हमें कंफर्म हो जाएगा रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो हम इसी बात का थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं। देखिए किस तरीके से, अभी हम यहां पे बात करें, देखिए मैंने आपको बता तो दिया ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का निकल कर आ रहा है। उसी फर्स्ट ऑर्डर के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हम कई बार इस तरीके का एक्सप्रेशन लिख देते हैं, PT = P0 × e⁻⁻kT। ठीक है, अगर हम इसी को ln की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हम देखेंगे ln की फॉर्म में ऐसा एक्सप्रेशन निकल कर आ जाता है। अब देखिए LNP/P0 को अगर T के साथ प्लॉट किया जाए तो आप देख सकते हैं जो स्लोप ऑफ द ग्राफ आ रहा है वो -k के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब बताइए यहां पे आपको स्लोप की वैल्यू इतने के बराबर दी हुई है। अगर ऐसा है तो हम ये वाली बात बोल सकते हैं कि जो k की वैल्यू होगी वो स्लोप के मैग्नीट्यूड के बराबर निकल कर आ जाएगी। दैट इज कमिंग आउट टू बी 3.5 × 10⁻⁴ पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये k की वैल्यू आ गई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमको पता है T½ की जो वैल्यू होती है दिस इज गिवन एज ln2/k। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके अंदर T½ की वैल्यू ln2/k से दी जाती है। मैंने दोनों की वैल्यूज यहां पे पुट कर दी हैं, सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था बेस्ड ऑन चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने ऑक्साइड्स की एक लिस्ट दी हुई थी बच्चों को एंड बच्चों से यह पूछा गया था कि इनमें से एसिडिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पता है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन मेटल के होते हैं लेकिन उनका नेचर न्यूट्रल होता है। न तो वो एसिड से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, न बेस से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसे कुछ ऑक्साइड्स के एग्जांपल जो आपको पढ़ाए गए होंगे उनमें एक होता है NO, एक होता है N2O, एक होता है CO। तो इन सबको हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, बाकी सारे नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड्स रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको रिजेक्ट कर देते हैं एक बार। अगर मैं इनको हटा दूं तो जो मेरे पास संख्या निकल कर आ रही है 1, 2, 3 और 4 ऑक्साइड्स ऐसे आ रहे हैं जिनका नेचर क्या है, एसिडिक है। ठीक है, चलिए बातचीत करते हैं। देखिए 4 इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन से छोड़ दिए हैं हमने, ये सारे छोड़ दिए हैं क्योंकि ये सारे क्या हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। देखिए नीचे लिस्ट लिखी हुई है न्यूट्रल ऑक्साइड्स की। एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से हो जाएंगे, बाकी सारे ऑक्साइड्स एसिडिक होकर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वैसे ये जो क्वेश्चन है इसे पी ब्लॉक के साथ भी रिलेट किया जा सकता है, इसे कुछ हद तक केमिकल बॉन्डिंग के साथ भी रिलेट किया जा सकता है। हम कई बार पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से चीजों को रिलेट करते हुए भी ये वाली बातें करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए ये क्वेश्चन था मोल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, काफी आसान सा सवाल है। देखिए क्या बोला हुआ है, 56 लीटर N2 is made to react with excess H2 to give 20 लीटर अमोनिया।
अब देखिए यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। हमें कई बार दिमाग में ऐसा आता है कि अगर हमने N2 का अमाउंट दे रखा है और एक्सेस H2 दी हुई है, तो अ थॉट कम्स इन आवर माइंड कि शायद N2 पूरी कंज्यूम हो रही होगी। लेकिन देखिए आगे उन्होंने सवाल में क्या बात करी है, उन्होंने पूछा हुआ है फाइंड वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड N2। इसका मतलब H2 एक्सेस में है लेकिन N2 भी पूरी तरीके से यूज नहीं करी गई है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड है वो 100% नहीं है। अगर ऐसा है तो हम देखते हैं कितनी N2 बच गई होगी अगर इतनी अमोनिया बनकर आई है तो। ठीक है, चलिए इसके लिए बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं और फिर चीजों का आइडिया लगाते हैं। देखिए ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन N2H2 कंबाइन करके अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, इनिशियली जो मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज दिस। आपको पता है अगर हम रिएक्शन को कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होता हुआ माने और रिएक्शन में गैसियस स्पीशीज ही इन्वॉल्व हो तो हम मोल को वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गे-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अगर ऐसा है तो मैंने क्या किया, देखिए इनिशियल वॉल्यूम मैंने आपके लिए लिख लिया है, N2 का कितना 56 लीटर्स, H2 कैसा लिया हुआ है, एक्सेस में लिया हुआ है। इनिशियली अमोनिया का अमाउंट ऑब्वियसली वी नो दैट इज गोइंग टू बी 0। अभी तो अमोनिया है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां पे उन्होंने क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि प्रोडक्ट के अंदर 20 लीटर अमोनिया मिली। अब मुझे स्टैचोमेट्रिकली आप ये वाली बात बताएं कि अगर 20 लीटर अपने को अमोनिया मिल रही है, गौर से देखिए यहां पे आपको स्टैचोमेट्रिकली नजर आ रहा होगा क्या कि अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके 2 मोल बनकर आ रहे होते हैं, डबल। अगर ऐसा है तो बताइए अगर इसका 20 लीटर बनकर आया तो क्या हम यहां पे ये वाली बात बोल सकते हैं कि वॉल्यूम रिएक्टेड मस्ट हैव बीन 10 लीटर्स। देखिए डबल वाला फैक्टर रिलेट करना है ना, 1 लीटर के साथ 2 लीटर बनकर आ रहा होता है। अगर ऐसा है तो बताइए अगर 20 लीटर बनकर आया है तो कितना रिएक्ट करा होगा, इतना रिएक्ट किया होगा। अगर ऐसा है तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम इनिशियली कितना था, इतना क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। तो क्या मैं बोल दूं जो फाइनल वॉल्यूम आपके पास निकल कर आएगा बची हुई N2 का वॉल्यूम वो 46 लीटर्स के बराबर हो जाना चाहिए। आई कैन सिंपली से इतना लिया हुआ था, इतना रिएक्ट कर गया, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ N2 अवेलेबल निकल कर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, 46 लीटर शुड बी द करेक्ट आंसर। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, मोल कंसेप्ट चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, स्टोइचियोमेट्री के सिंपल कॉन्सेप्ट से सवाल सॉल्व होकर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपको क्या किया हुआ है, इन एलिमेंट्स बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को अरेंज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस था, पीरियोडिक टेबल चैप्टर के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर हम यहां पे देखें, देखिए बेरिलियम हमें पता होगा कि इसके पास फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और ये कई बार एक्सेप्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी शो कर देता है। ऐसे ही हम जानते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में भी नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी एक्सेप्शनल निकल कर आती है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया हुआ है, देखिए सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख दी हैं। आप देख लीजिए बेरिलियम में कह रहा था फुल्ली फिल्ड है, ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास निकल कर आ गई है। देन अगली हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, देखिए ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आ गई है। अब नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जब आती हैं तो अपनी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण वो अपने नेबर से ज्यादा वैल्यू शो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेबर मतलब जो अगला एलिमेंट आने वाला है उससे। अब देखिए अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं बेरिलियम की वैल्यू और बोरोन की वैल्यू के अंदर हम बात करें, देखिए ट्रेंड जो कहता है वो तो ये कहता है कि बोरोन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, पर बेरिलियम की वैल्यू हम अपनी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या बोल सकते हैं, ज्यादा बोल सकते हैं। ऐसी नाइट्रोजन ऑक्सीजन की हम बात करें तो अगेन नाइट्रोजन की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या होएगा, नाइट्रोजन की वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा निकल कर आ जाएगी। अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं जो ऑर्डर अरेंज होकर आ जाएगा वो इस तरीके का ऑर्डर हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बेरिलियम बोरोन के अंदर कई बार लोग इसको पेनिट्रेशन इफेक्ट से भी समझा रहे होते हैं। ठीक है, देखिए इसे यहां पे आपके सामने लिखी हुई है टर्म ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकल रहा है, बोरोन के केस में इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से निकल रहा है।
हमें पता है s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं वहां पे अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हम ऐसा बोल सकते हैं s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेटेड होते हैं, इसीलिए उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी खर्च होकर आएगी। अगर ऐसा है तो हमें बोल देना चाहिए कि बेरिलियम शुड हैव ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू बोरोन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अंदर भी एक्सेप्शन निकल कर आ जाएगा। इन दो एक्सेप्शंस को कंसीडर करें और ट्रेंड के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, देन वी आर गोइंग टू गेट दिस एज द करेक्ट आंसर। जिस भी ऑप्शन में ये वाला ऑर्डर लिखा हुआ था वही ऑप्शन सही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन एक काफी डेटा बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा हुआ है इनको डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज कर दें। आज ही मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला गया था। आज ग्रुप इवनिंग शिफ्ट के अंदर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को डेंसिटी के ऑर्डर के अंदर अरेंज करने को बोला गया है। ठीक है, इनफैक्ट ग्रुप 1 के मुकाबले ये ऑर्डर थोड़ा सा और ज्यादा डिस्टर्ब्ड ऑर्डर रह रहा होता है, इर्रेगुलर ऑर्डर रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर इनके डेटा दिए हुए हैं, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। एस ब्लॉक इज द चैप्टर क्लास 11th। ठीक है, अब देखिए अगर आपने डेटा के हिसाब से एटलीस्ट ट्रेंड याद किया हुआ होता तो आप इस क्वेश्चन को सही आंसर कर सकते थे, अदरवाइज क्वेश्चन को आंसर करना बहुत मुश्किल रहेगा। ठीक है, देखिए वैसे इन जनरल हम लोग ये बोलते हैं कि ऊपर से नीचे आने पे डेंसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन देखिए ऐसा यहां पे नहीं होकर आ रहा है। आप देख लीजिए बेरिलियम, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मिनिमम होना चाहिए, वो कैसा निकल कर आ रहा है। इनफैक्ट इस ऑर्डर के अंदर अगर हम देखें तो वो थर्ड मैक्सिमम निकल कर आ रहा है। ठीक है, हम सोच रहे थे कैल्शियम जो निकल कर आएगा दैट इज गोइंग टू हैव द वैल्यू एज सेकंड लास्ट, या मतलब सेकंड मैक्सिमम वैल्यू उसकी होनी चाहिए थी, निकल कर क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो बच्चों से गलत हो सकता था अगर उन्होंने एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली अच्छे से नहीं याद किया हुआ होता। डेटा आपको याद नहीं है, वी आर फाइन विद दैट, लेकिन एटलीस्ट आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि अगर आपने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करी हुई है तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए था। काफी मुश्किल सवाल, फैक्ट बेस्ड सवाल, लॉजिकली सॉल्व करना संभव नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। देखिए आपसे बोला हुआ इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, कौन से में, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस के अंदर। ठीक है, जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कई बार इक्विवेलेंस पॉइंट को या रिएक्शन के कंप्लीशन पॉइंट को बताने के लिए हम एक इंडिकेटर का सहारा लेते हैं। यहां इन्होंने कौन से इंडिकेटर की बात करी है, देखिए मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के बारे में बात करिए। अब इन्होंने पूछा है ये वाली बात कि मिथाइल ऑरेंज ऐसी कंडीशन में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बेंजीनॉइड फॉर्म में, क्विनोनॉइड फॉर्म में, फिनोलिक फॉर्म में, और एक और चौथा ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो हम देखते हैं कि जनरली हम जब उसको एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर यूज करते हैं एज इंडिकेटर, देन हम एसिड जो लेके चल रहे होते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और जनरली जो बेस होता है हमारे पास में दैट इज वीक बेस। जनरली इस टाइट्रेशन में हम किसका यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको यहां से अगर टाइट्रेशन आप रिएक्शन करवाएं तो देखिए आपके पास क्या बनकर आ जाएगा, सॉल्ट बनकर आ जाएगा, किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। हमें पता है सॉल्ट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। अब बताइए अगर एसिडिक नेचर होगा तो हमसे बेसिकली यही पूछा जा रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर मिथाइल ऑरेंज किस फॉर्म में होगा। ठीक है, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं मिथाइल ऑरेंज का कि ये किस तरीके से एसिडिक मीडियम के अंदर अपना स्ट्रक्चर चेंज शो करता है। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। ये देखिए यहां पे आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ऑरेंज। हम देखते हैं जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में आता है तो ये इस तरीके का हो जाता है एंड द कलर शोन बाय इट इज रेड इन एसिडिक मीडियम। अब आप देख सकते हैं, देखिए यहां तो आप देखिए यहां पे क्या क्रिएटेड है, अगर आप इसको देखें तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में यू कैन सी अ बेंजीन रिंग, इसीलिए जो पहले वाला स्ट्रक्चर है इसे बेंजीनोइड स्ट्रक्चर बोला जाता है।
ये जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है, आप देखिए यहां पे स्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस क्रिएट होकर आ गए हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम देख सकते हैं एसिडिक मीडियम में तो क्या हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर ऑब्टेन होकर आ जाएगा। देखिए जैसा शो भी किया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ये जो क्विनोनॉइड वाला स्ट्रक्चर है ये ऑब्टेन होकर आ जाएगा कौन से मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। देखिए यही इन्होंने पूछा हुआ है कि जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो हमारा स्ट्रक्चर कौन सी फॉर्म लेकर आ रहा होगा, बेंजीनॉइड फॉर्म नहीं, वो बेंजीनॉइड फॉर्म किसमें चेंज हो जाएगी, क्विनोनॉइड फॉर्म के अंदर चेंज होकर आ जाएगी। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं यहां पे सेकंड ऑप्शन दैट इज क्विनोनॉइड फॉर्म जो है वो सही आंसर निकल कर आना चाहिए। ठीक है, ओके। मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल फॉर्म में जो कलर रह रहा होता है दैट इज येलो या ऑरेंज, यहां जो कलर आ जाता है दैट इज रेड। एक और बात अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इन जनरल क्विनोनॉइड फॉर्म जो होती है उसके कलर थोड़े ज्यादा डार्क देखे जाते हैं एज कंपेयर टू द कलर्स ऑफ बेंजीनॉइड फॉर्म्स। ये वाला फंडा आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट फिनोफ्थलीन के अंदर भी हम देखते हैं उसका एक फॉर्म में कलर होता है पिंक, एक फॉर्म में इट इज कलरलेस। तो हम वहीं पे भी यही फंडा लगा के एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पिंक मस्ट बी द क्विनोनॉइड फॉर्म एंड कलरलेस मस्ट बी द बेंजीनॉइड फॉर्म। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। उसके अंदर एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, उसके कॉन्सेप्ट्स यहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दो सॉल्यूशंस यहां पे दिए हुए हैं, उन दोनों सॉल्यूशनों की कंपोजिशन भी दी हुई है। आपसे पूछा गया है इनकी मोलर कंडक्टिविटी का रेशो क्या आएगा, ये आप डिटरमाइन करके दे दें। एजम्पशन उन्होंने लिया हुआ है कि दोनों सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटीज कैसी मान लें, सेम मान लें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है जिसके थ्रू हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं। देखिए कॉमन यूनिट्स की अगर हम बात करें तो लैम्डा एम सी के साथ इस तरीके से रिलेटेड होता है। K क्या है यहां पे, K इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कंडक्टिविटी, C रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वास्तव में कंसंट्रेशन हम यहां पे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, मोलैरिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। देखिए ये सीजीएस यूनिट्स के हिसाब से फॉर्मूला फिर भी अप्रोप्रिएट रहता है। एसआई यूनिट के हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला लिखूं देन द फॉर्मूला एक्चुअली कम्स आउट टू बी लैम्डा एम इज इक्वल टू K ओवर C। ठीक है, K कंडक्टिविटी, C कंसंट्रेशन। ठीक है, आप देखिए कुछ भी हो, आप ये रिलेशन यूज करें चाहे आप ये रिलेशन यूज करें, आपको ये तो नजर आ ही रहा होगा लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर ऐसा है तो बताइए लैम्डा का रेशो क्या हो जाना चाहिए, कंसंट्रेशन का रिवर्स रेशो हो जाना चाहिए, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। चलिए अब दोनों कंसंट्रेशंस को यहां पे पुट कर देते हैं और देखते हैं रेशो क्या निकल कर आएगा। देखिए सेकंड सॉल्यूशन के अंदर जो इन्होंने कंसंट्रेशन की बात बोली हुई है, देखिए इन्होंने बोला हुआ है 20 मिलीमोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं 80 ml सॉल्यूशन के अंदर। देखिए मैं 20/80 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन की कौन सा वाला सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी। ऐसी अगर मैं फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी की बात करूं, देखिए 10 मिलीमोल NaCl के लिए हुए हैं और उसे कितने ml में डिसॉल्व किया हुआ है, 20 ml में डिसॉल्व किया हुआ है। देखिए मैंने दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटी ले ली है और उसका रेशो लेने वाला हूं। जब यहां से सॉल्व करेंगे तो जो रेशो निकल कर आएगा दैट विल बी 1/2, 1/2 रेशो निकल कर आएगा। तो हम बोल सकते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए सही ऑप्शन क्या आएगा, रेशो हमको लिखना है तो रेशो क्या आ जाना चाहिए, फाइनली 1:2 के बराबर इसका रेशो निकल कर आ जाएगा। ओके, ठीक ठाक क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, हम बहुत ज्यादा टफ बोल सकते हैं लेकिन कैलकुलेशंस बहुत अच्छी थी, इसीलिए सवाल इजीली सॉल्व होकर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से लिया गया है। आपको पता है उसके अंदर कोलॉइड्स के अंदर मिसल फॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। उन्होंने मिसल फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर थर्मोडायनेमिक्स को इन्वॉल्व कर दिया है और बच्चों से यह पूछा गया है, देखिए मिसल फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या फिर उसके अंदर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस बारे में हमें बातचीत करनी है। ठीक है, अब देखिए कई बार सिंपल सोचने से हमें ऐसा फील होकर आ रहा होता है कि मिसल फॉर्मेशन जब होएगा तो वी नो दैट सोप मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं। हमें लगता है जुड़ रहे हैं मतलब बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है मतलब एक्सोथर्मिक नेचर होना चाहिए।
ठीक है, तो जो सिंपल थॉट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कई बार हमको ऐसा लगता है नेचर कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक नेचर होना चाहिए। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि सोप के मॉलिक्यूल्स पहले स्कैटर्ड फॉर्म में थे, बाद में वो जुड़ने लग गए हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रैंडमनेस कम हुई होगी, तो हमें ऐसा फील होता है कि एंट्रोपी चेंज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो ये एक्सोथर्मिक और ये नेगेटिव होना चाहिए। पर अगर आप यहां पे क्राफ्ट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये जो अपनी सोच है ये सही नहीं है। वाई? हमें पता है मिसल फॉर्मेशन कब होता है, जब टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर या उससे ज्यादा हो। अब मुझे ये बताइए, देखिए अगर मिसल फॉर्मेशन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब डेल्टा जी का फॉर्मूला मैं यहां पे लगा देता हूं, दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहां से ये वाली बात करें कि अगर डेल्टा एच जैसा कि हम बोल रहे हैं यहां पे कैसा होगा, नेगेटिव होगा, डेल्टा एस भी हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव होगा। अगर ऐसा हुआ तो आपको समझ में आ रहा होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे प्रोसेस फीजिबल हो जाएगा। मतलब मिसल फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होने लगेगी, जबकि हम एक्चुअली जानते हैं कि मिसल फॉर्मेशन तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे अकर करती है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस प्रोसेस के अंदर जो एंट्रोपी एंथैल्पी चेंजेस हमने सोचे हैं दोनों नेगेटिव, वैसे नहीं देखे जाते हैं। इनफैक्ट अगर आपको टेम्परेचर को जस्टिफाई करना है, जो क्राफ्ट टेम्परेचर की डेफिनेशन है, अगर आपको उसको जस्टिफाई करना है कि इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे मिसल फॉर्मेशन होता है, वो तभी जस्टिफाई किया जा सकता है जब डेल्टा एच भी कैसा हो, पॉजिटिव, और डेल्टा एस भी कैसा हो, पॉजिटिव। कई बार लॉजिकली सोचने पे ये वाली बात सही नहीं लगती, लेकिन अगर थर्मोडायनेमिक्स के सेंस में सोचा जाए तो हम देख सकते हैं दोनों पॉजिटिव होंगे, तभी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे मिसल फॉर्मेशन फेवरेबल होकर आएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं कि डेल्टा एच पॉजिटिव कैसे हो सकता है एंड डेल्टा एस भी पॉजिटिव कैसे होकर आ सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा ये वाली बात कि मिसल फॉर्मेशन के दौरान हम सोप का कुछ अमाउंट मिलाते हैं वाटर सैंपल के अंदर। अब देखिए उस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, हमें पता है सोप मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड्स टूटे, वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में सॉल्यूशन में आए और फिर उसके बाद वो एसोसिएट होने लगे। तो देखिए जब वो बिखर रहे हैं तब हम बोल सकते हैं कि उनके बीच के बॉन्ड टूटे और फिर उनके बीच में कुछ नए बॉन्ड्स बनकर आए। अगर ऐसा है तो देयर इज अ चांस कि डेल्टा एच कैसा हो जाए, पॉजिटिव होकर आ जाए। क्यों? क्योंकि जब वो टूट रहे थे तो उनके बॉन्ड्स को तोड़ने में शायद ज्यादा एनर्जी खर्च हुई होगी एज कंपेयर टू जब वो जुड़े। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर। अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच कैसा होएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही अगर मैं डेल्टा एस के बारे में बात करूं तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि हमने जब पार्टिकल्स को बिखेरा, इनिशियली सोप मॉलिक्यूल्स फैले और फिर वो एसोसिएट हुए, तो बताइए जब वो फैले और बाद में एसोसिएट हुए तो एंट्रोपी चेंज के बारे में कुछ बोलना बहुत इजीली फीजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम पानी को भी साथ में सिस्टम में इंक्लूड कर लें तो हम देखते हैं पानी की रैंडमनेस बढ़ जाती है, इसीलिए ओवरऑल सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ जाएगी और डेल्टा एस कैसा आने लगेगा, पॉजिटिव आने लगेगा। ठीक है, लॉजिकली सोचे तो ये वाली बात सही नहीं है, लेकिन अगर थर्मोडायनेमिक्स के सेंस में सोचा जाए, क्राफ्ट टेम्परेचर की डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हुए सोचा जाए, तो हम देख सकते हैं डेल्टा एच डेल्टा एस दोनों की वैल्यू कैसी आएंगी, पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। ठीक है, ओके, तो व्हाट वी रिकमेंड द आंसर इज 3। दोनों वैल्यूज कैसी आ रही हैं, पॉजिटिव निकल कर आ रही हैं, हमारे हिसाब से ये ऑप्शन यहां पे सही होना चाहिए। ठीक है, देयर माइट बी अ चांस कि आंसर क्या दे दिया जाए, बी और सी वाले स्टेटमेंट सही वाले मानते हुए आंसर दे दिया जाए, पर अगर थर्मोडायनेमिक्स के सेंस में सोचें, क्राफ्ट टेम्परेचर को जस्टिफाई करते हुए सोचें, तो थर्ड ऑप्शन कम्स आउट टू बी द बेस्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए 4 मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं, अगेन ज़ेनॉन के कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, हमें उनकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप के साथ उनको मैच करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके बातचीत करते हैं एक एक कंपाउंड के बारे में। पहला कंपाउंड है देखिए XgOF4। हमें पता है XgOF4 की शेप कुछ तरीके की शेप रहती है,
ठीक है, अगर आप यहां पे देखेंगे तो स्टेरिक नंबर जो निकल कर आ जाएगा, देखिए जेनॉन के साथ 5 अटैच्ड एटम्स हैं और एक लोन पेयर आ रहा है। तो बताइए अगर मैं जेनॉन की बात करूं, स्टेरिक नंबर कितना आने वाला है? 5 अटैच्ड एटम, एक लोन पेयर, मतलब संख्या इस 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी बताइए? sp3d2। एक लोन पेयर है, ऑक्टाहेड्रल की किसी भी पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकता है। अगर मैं उसे नीचे की तरफ इमेजिन कर लूं तो हम देख सकते हैं शेप कैसी आ जाएगी, सारे फ्लोरीन मिलकर एक स्क्वायर बना रहे हैं, ओ ऊपर की तरफ अलाइंड है तो हम बोल सकते हैं शेप आ जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट बात करते हैं XeO2F2। देखिए XeO2F2 कुछ तरीके से अरेंज रहता है। चलिए पहले एक बार स्टेरिक नंबर की बात करते हैं। देखिए इसके साथ 4 अटैच्ड एटम्स है, एक लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp3d। ठीक है, अब देखिए sp3d के बाद आपको पता है यहां पे जेनॉन पे एक लोन पेयर है और sp3d में लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाना पसंद करता है। अगर ऐसा है तो देखिए लोन पेयर कहां आ गया? इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर क्रिएट होकर आ जाएगा। ये टाइप का अरेंजमेंट क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले मॉलिक्यूल को देखते हैं, XeO3। दिस इज योर मॉलिक्यूल। देखिए अरेंजमेंट तो किया हुआ है ही सही। स्टेरिक नंबर की अगर हम बात कर लें पहले जेनॉन के लिए तो देखिए 3 अटैच्ड एटम्स हैं, एक लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर क्या आ गया? 4। इसका मतलब 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। वो कौन कौन से होंगे? एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल्स होंगे। अगर ऐसा है तो हम अकॉर्डिंगली ये वाली बात बोल सकते हैं कि शेप कैसी आ जाएगी बताइए? 3 अटैच्ड एटम्स, एक लोन पेयर, शेप शुड बी ट्राइगोनल पिरामिडल या सिर्फ पिरामिडल भी बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं XeF6। XeF6 का जो स्ट्रक्चर होता है हम जानते हैं, दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल देखिए इसका स्ट्रक्चर तो यहां पे लिखा हुआ है ही सही, साथ में इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करी हुई है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को सिंपल स्टेरिक नंबर के हिसाब से निकालें तो हम यहां पे बोल सकते हैं, देखिए कितने अटैच्ड एटम्स हैं? 6, साथ में जेनॉन पे एक क्या है? लोन पेयर भी है। संख्या कितनी आ गई? 7, और 7 के हिसाब से 7 ऑर्बिटल्स आ जाने चाहिए। दैट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। वैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कई सारे ऑथर्स कोई बातचीत नहीं कर रहे होते, पर अगर हम उसे सिंपली स्टेरिक नंबर से ऑब्टेन करें तो वैल्यू sp3d3 के बराबर आ जाती है। कोरस्पॉन्डिंगली द शेप विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो अप्रोप्रिएट मैच दिया हुआ था वही मैच सही आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान भी होगा क्वेश्चन क्या था? देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको इनको मैच करने के लिए बोला हुआ था। अप्रोप्रिएटली मैच किया जा सकता है जब हमने सारे मॉलिक्यूल्स का डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है तो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या किया हुआ है। उन्होंने एक एसिड है ऑक्सैलिक एसिड, उसे पहले देखिए सिंगली आयोनाइज करवाया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया Ka1। फिर जो उसका एनायन बनकर आया उसे देखिए उन्होंने फिर से आयोनाइज करवाया और फिर बोल रहे हैं इस बार जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है दैट इज Ka2। इस बार क्या किया देखिए उन्होंने अगले रिएक्शन में दोनों H+ एक साथ आयोनाइज करवा दिए और तब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? Ka3 के बराबर बोल रहे हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है Ka1 Ka2 Ka3 में रिलेशन क्या निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखिए वैसे ऐसा काम आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कई बार क्वेश्चंस में किया हुआ होगा कि हम 2 रिएक्शंस को ऐड करके तीसरी रिएक्शन को ऑब्टेन कर लेते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट के बराबर होकर आ जाता है। ऐसा ही कुछ यहां पे होकर आएगा। आप देखिए अगर मैं पहले दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं तो शायद आपको समझ में आएगा ये दोनों स्पीशीज कैंसिल हो जाएंगे और जो रिजल्टिंग रिएक्शन होगी वो ये वाली रिएक्शन निकल कर आ जाएगी जो बिल्कुल नीचे लिखी हुई। अब देखिए इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने से ये रिएक्शन आ रही है, तो यही काम अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई कैन सिंपली से दैट दिस इनटू दिस शुड बी इक्वल टू दिस। देखिए ओवरऑल रिलेशन कैसा निकल कर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे Ka3 की वैल्यू कैसे आ रही है? दोनों के प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगी, Ka1 और Ka2 के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस होकर आ जाएगी। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस from physical inorganic chemistry JEE Mains 2022 फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसके ये क्वेश्चंस थे। थैंक यू।